तो स्वागत है आप सभी का इस विशेष सत्र में जिसका नाम है नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मधु जी, स्वागत है आपका। जिसका शीर्षक है डेवलप योर करियर इन इंश्योरेंस सेक्टर। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस को हम करियर माने या फिर एक व्यवसाय माने। और दूसरी चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि करियर में और जॉब में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की और जॉब में डिफरेंस की। जॉब का मतलब क्या होता है? जस्ट ओबे दी बॉस। बॉस ने जो कह दिया वो आपको करना है। आप अपने माइंड से ज्यादा उसमें रिसर्च करके चीजें नहीं कर सकते। हाँ, आउटपुट अच्छा देने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है वो आपको पूरा करना होता है। आपकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है कि आपको 9 से 5 ही काम करना है, और जितना आप टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। जॉब के अंदर हम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के प्रति नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि हमारा बॉस हमको इतना ज्यादा मतलब दबा देता है कि हम उसकी सैलरी जो देरी सैलरी मिल रही होती है उसमें अटके हुए रहते हैं। तो हमें जॉब के प्रति उतना सीरियस नहीं रहना जितना अपने करियर के प्रति रहना है। अब करियर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? करियर एक ऐसा क्षेत्र होता है काम का जहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी एजुकेशन को पूरा किया है और उसको अपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए कोई एरिया को चूज करना है। तो बाय डिफॉल्ट उसके माइंड में क्या आएगा कि मैं जॉब पकड़ लेता हूँ। मैं जॉब मिल गई उसको, उसके बाद सैलरी आने शुरू हो गई। वो क्या करेगा? सैलरी का प्रारंभ में करेगा क्या? वो सबसे पहले अपने, जिसे कह सकते हैं, शौक पूरे करेगा। उसके लिए पैसा नई नई चीज होती है, अपने बल पे पैसा आ रहा है तो समय के अनुसार जो उसको अच्छा लगता है वो तो लेने का प्रयास करेगा। अब उसके पेरेंट्स ये सोचे कि भाई बच्चा अब जॉब कर रहा है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं होती है। जैसे उसका विवाह होता है सो कॉल्ड लाइबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। ये जो लाइबिलिटीज हैं, जब इनको पूरा करने के लिए सोचता है तो इन दैट केस वो अपने जो वेल्थ इश्यू है उस पर भी सोचना शुरू कर देता है। अपने टाइम इश्यूज के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। मैरिज से पहले और मैरिज के बाद में एक बड़ा अंतर ये आता है कि मैरिज से पहले जो काम वो खेल खेल में करता है, घर के लिए कुछ ला देना, घर के लोगों की बात सुन लेना, घूम लेना, फिर लेना, वही चीज मैरिज के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने का प्रयास करता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी आदत होती है जो हमें पैदा करनी होती है, जिसके द्वारा हम ना केवल स्वयं के अंदर बल्कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई काम सौंपा करने के लिए, और आप उस काम को करने में थोड़ा सा लापरवाही दिखा रहे हैं, अर्थात आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आपने एजुकेशन तो बहुत अच्छी ले रखी है लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप नहीं बन पा रहे। अब रिस्पॉन्सिबल बना कैसे जाता है? रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए सबसे पहले हमको अपने बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा लेवल क्या है, मेरे पास कौन कौन से एफर्ट्स करने की क्षमता है, मैं किस किस दिशा में काम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज क्या है, मेरे एसेट्स क्या है, सबके बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर ये चीज आपके साथ जुड़ जाती है, इट मीन्स आप एक रिस्पॉन्सिबल फेज में एंटर कर चुके हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फेज जो होता है ये इनिशियली आपको थोड़ा सा आनंद भी देगा, मजा भी आएगा।
लेकिन यहीं पे आकर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने माता पिता के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज में आपने कुछ लोगों को डिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी मूर्खता हम लोग कर जाते हैं अपने जीवन के अंदर, जो कि लॉन्ग रन पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइफ और हस्बैंड का। एक जो पत्नी होती है वो कोशिश करती कि पति के सारे काम वो खुद करके पति को आराम दे दे, और पति आराम से जॉब पर जाए, वहां से आए, खाना पीना खाए, आराम करे। प्रारंभ में तो दोनों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पति आलसी होना शुरू हो जाता है। वो कोई काम खुद करना पसंद नहीं करता। और यदि पत्नी कोई काम नहीं करके दी, तुम करती क्या हो दिन भर घर के अंदर, तुमने किया क्या, ये वो नहीं बोल रहा, उसका आलस बोल रहा होता है। ऑन द अदर साइड, अगर पत्नी आलसी है, पति बहुत काम कर रहा होता है, तो घड़ी घड़ी पति को टॉर्चर सहना पड़ता है। तुम ये कर नहीं सकते तो वो नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते, तो दोनों ही फेजेस गलत हो जाते हैं। तो करियर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। एक हाउस होल्ड लेडी के रूप में आपका करियर क्या है? घर को सुव्यवस्थित करना। एक जॉब गोइंग लेडी के रूप में आपको क्या, आपका करियर क्या है? घर के साथ साथ आपको बाहर भी देखना है। अगर आप जॉब के लिए बाहर जा रही हैं, आपके पति भी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को आगे लेकर चले। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते वहां पर टाइम खत्म हो जाता है। इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है या फिर बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें वैकल्पिक कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई ऑप्शन चाहिए हमको। इस ऑप्शंस को लेकर मार्केट में ट्रैवल करना शुरू करते, कोई ऑप्शन हमको मिल जाए। आज की डेट में मार्केट में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ना पहले कभी थी। बट ये ऑप्शंस जो हैं, हमें समझ क्यों नहीं आते? क्योंकि हम किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति के माध्यम से उस ऑप्शन में एंटर करने का प्रयास करते, बिना अपनी खुद की राय को जाने, बिना अपने खुद को पहचाने, और ना उस ऑप्शन को समझे हुए। इसी में से मैं समझता हूँ संसार का सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, सबसे अच्छा साफ सुथरा ऑप्शन, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस को सबसे अच्छा सेक्टर क्यों माना जाता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंश्योरेंस है क्या? आज से लगभग 250 वर्ष पहले, जब भारत में रजवाड़ा सिस्टम था, राजे थे यहाँ पर, तो राजा जो था, गांव के अंदर, शहर के अंदर जितने भी लोग वृद्ध हुआ करते थे, या विकलांग हुआ करते थे, या जितने भी पशु लोग पालते थे, जो कि राज्य की संपत्ति के रूप में दिखता था, उसका पूरा जो दायित्व था वो राजा के पास होता था। विशेष तौर पे शिक्षा व्यवस्था जो थी, विशेष तौर पर शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके अंदर 18 विषय आया करते थे। शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला विषय होता था ज्योतिष शास्त्र, सबसे पहला विषय होता था, जिसमें गणित सिखाया जाता था, वैदिक गणित बताया जाता था। तो इन सभी चीजों का दायित्व राजा के पास हुआ करता था। एक शिक्षक को, जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहा होता था, उसको धन के लिए बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो क्या करता था, सभी शिक्षकों को राज्य के राजकोष से अनुदान दिया करता, जिसको हम लोग कहते हैं फंडिंग करना। वहां पर जितने भी चीजों की व्यवस्था होती थी, वो सब राजा के ही लोग करते थे। इवन वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां के रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी राजा की होती थी। अब गुरुकुल क्या करता था उसके लिए? गुरुकुल अपने छात्रों को 3 स्तरों पर ट्रेंड करता था। पहला स्तर क्या था? जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे आते थे, उनकी माइंड को क्लीन करना, उनको उनके अंदर से ये पता लगाना कि क्या कर सकते हैं बच्चे, इनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे बढ़ई होता था, कुम्हार होता था, ये सब लोग पढ़ाई करते थे और एक ही मंच पर होते थे। तो इन सभी को शिक्षा देने का प्रयास करता था और उनको
जो आजकल की मिडिल एजुकेशन है वहां तक पहुंचाया जाता था, और वहां से पहुंचाकर उनको राज्य के कार्यभार के लिए छोड़ दिया जाता, मतलब आप अपने अपने काम को करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। अब राजा जो होता था वो कभी भी गुरुकुल के छात्रों को ये नहीं कहता था कि तुम यहाँ पे नहीं पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, वो अपनी स्वेच्छा से पढ़ सकता था, लेकिन राजा की ओर से उनको दायित्व दे दिए जाते थे। तो एक प्रकार की इंश्योरेंस थी, जो बच्चा गुरुकुल में जाएगा उसका करियर बन गया। उसी में जो थोड़े मेधावी छात्र होते थे उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड के लिए तैयार किया जाता था। और सुपर स्कॉलर बच्चे जो होते थे, जो अत्यंत प्रतिभाशाली होते थे, ब्रिलियंट बच्चे होते थे, वो राजकीय दरबार में राजा के सहयोगी बनते थे। अब आती है करियर की बात, मतलब सैलरी की बात आती है। तो जो मेधावी छात्र होते थे उनको आज के हिसाब से करीब 10 लाख महीने की सैलरी मिलती थी आज के हिसाब से। लेकिन उनके साथ एक चीज होती थी कि उनको राज्य, जी जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां ना रहे, किसी और जगह पर जाना पड़ता था। और जब वो जाते थे तो अकेले जाते थे, उनका परिवार उनके साथ नहीं हुआ करता था। और यहाँ पे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पे जहाँ पर जाता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की होती थी। मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था वो, तो राजा आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको वहां पर व्यवस्था दिया करते थे। तो सुपर स्कॉलर थे, उनकी सैलरी आज के अनुसार 1 करोड़ पर मंथ की होती थी। सुपर स्कॉलर, क्योंकि वो राजा के साथ 1 to 1 रहा करते थे। आप ये सोचो मैं 1 करोड़ क्यों बोल रहा हूँ, 10 लाख में क्यों बोल रहा हूँ, उनका लेवल था, उनकी वैल्यू थी। और इससे ऊपर सैलरी किसकी होती थी, ये सोचने वाली बात है। आचार्यों की, जो शिक्षा दिया करते, जो शोध कार्य करते थे। राजा बिना उनकी अनुमति के कोई काम नहीं करता था राज्य के अंदर। और सुपर स्कॉलर जो कि बाद में आचार्य बन जाते थे, आचार्य के रूप में काम करते थे, इनकी सैलरी होती ही नहीं थी वास्तव में। इनको विशेष अनुदान दिया जाता था कि आपको जब जिस चीज की आवश्यकता हो बस आप कह दीजिए, वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी। दैट इज व्हाट द इंश्योरेंस इज। मतलब उनके माइंड में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई तनाव नहीं है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर वहां से निकला कि हम अपने जीवन को निसंकोच, मतलब निश्चिंत भाव से जी सके। तो इसी को 19वीं सदी में एक शेप दी गई। उस शेप क्या थी? जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम किया करते थे, जब कोई उस समय फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो चुका था, कंपनी सिस्टम शुरू हो चुका था, मशीनी युग शुरू हो गया था यूरोप में। उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी में अगर 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो सभी लोगों से कहा कि तुम 10-10 रुपए इकट्ठा करके जमा करो महीने का। यदि किसी के साथ कोई आपातकालीन अवस्था आती है तो इस फंड से आपको पैसा दे दिया जाएगा। वो फंड इकट्ठा होता रहता था, इसका लाभ बहुत मिला। अब जब कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ मार्केट के अंदर, तो अर्ली 20s में इस कमर्शलाइजेशन को एक शेप दी गई जिसका नाम रखा गया एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एश्योर करता हूं कि यदि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसमें आपका सहयोगी बनूंगा। और बाजार खुल चुका था उस समय तक। भारतीय बाजार तो शुरू से अच्छा काम कर रहा था, पर विदेशी बाजार खुल चुका था उस समय। इसको हम ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में कह रहे हैं, तब ग्लोबलाइजेशन हो चुका था विदेशों में। भारत में तो बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो उसमें क्या था कि जो फंड इकट्ठा होता था उसका उपयोग वो बाजार में किया करते थे। पहले आपका मूलधन ही आपको वापस मिलता था यदि आपको कुछ नहीं होता एक तय सीमा तक। उसके बाद क्या हुआ, उसको हमने एक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया। बैंकिंग प्रणाली अर्लियर इंश्योरेंस सेक्टर का ही एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसको हम साहूकार सिस्टम भी कहते हैं, वो हुआ करती थी। लोन देना किसी को, किसी के साथ और किसी प्रकार का लेन देन करना, तो ये बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा हुआ करती थी। बट बाद में ये देखा गया कि इसमें तो मुनाफा बैंकिंग से ही बहुत ज्यादा है, इसको अलग कर दिया गया, इसको फाइनेंस सेक्टर ने अलग कर दिया। उसके बाद कुछ कंपनियों ने इंश्योरेंस नाम से कॉन्सेप्ट को शुरू किया। इसमें होता क्या है कि एक
लेवल को डिसाइड किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल गाड़ियों का लेते हैं, यहाँ पर गाड़ियां जो होती है हमारे सबके पास, तो हम जब गाड़ी परचेज करते हैं तो हमें अपने फाइनेंस को देखना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि मेरी मंथली इनकम 12,000 की है, तो मैं गाड़ी तो क्या, मैं साइकिल भी नहीं ले सकता, मैं पैदल ही चलूंगा। और मेरी सैलरी हो जाती है लगभग लगभग 40,000 रुपए। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं 10,000 की मंथली ईएमआई पर गाड़ी परचेज कर लूँ, छोटी गाड़ी। लेकिन रेकमेंड नहीं किया जाता। गाड़ी के लिए रेकमेंड उस व्यक्ति को किया जाता है जो मंथ में कम से कम 70,000 प्लस रुपए कमाता है। ये फाइनेंस का नियम कहता है। क्योंकि गाड़ी के साथ आपको गाड़ी नहीं, एक ड्राइवर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने गाड़ी जिस पर्पज से ली है वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए नहीं ली है, आपने अपने कंफर्ट जोन में लाने के लिए किया है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है, कंफर्ट जोन एक पॉइंट आता है। ये कंफर्ट जोन होता क्या, ये पता होना चाहिए। हमें अगर अपने जीवन में प्रगति करनी है, हमें अगर अपने जीवन को एक दिशा देनी है, तो हमको कंफर्ट जोन में आकर ही सोचना पड़ेगा। रेगुलर जब रात को अपने आप शयन कक्ष में जाते हैं, जब आप सोएंगे आप, ये आपके जीवन का सबसे अच्छा कंफर्ट जोन होता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे तब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है। अब प्रश्न ये उठता कि इंश्योरेंस सेक्टर को आज जो शेप मिली है, इसमें और पहली शेप में अंतर क्या था। तो पहले क्या था, आपसे जो धन लिया जाता था उसको आपके किसी संकट के वक्त उपयोग करने के लिए आपको दे दिया जाता था। विशेष तौर पर संकट केवल मृत्यु का ही माना जाता था उस समय। लेकिन जब इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, अच्छा, लोगों के अंदर विदेशों में क्या है, एक डर पैदा किया गया पहले तो, जो आज भारत में भी सेम चीज, डर पैदा किया गया। वो डर ये था कि आप अगर इसको नहीं करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो गवर्नमेंट की ओर से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्ड को यहाँ पर ऐड किया गया और इंश्योरेंस को प्रमोशन दी गई कि बढ़े। अब सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया। यूरोप में इंश्योरेंस एक मैंडेटरी पॉइंट है, आवश्यक करना ही है आप। अब आप सोचेंगे मैंडेटरी कैसे है। तो नॉर्मली अगर वहां पर आप एक साबुन भी खरीद कर आ रहे हो, वो भी इंश्योर्ड है। वहां पे साबुन भी इंश्योरेंस के साथ मिलता है आपको, उसमें आपको पेमेंट देनी पड़ती है। अर्थात आप जो सामान लेके आ रहे हैं, धन है, संपत्ति है, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, कुछ भी उसमें अगर ऊंच नीच होता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस का एक अलग फैक्टर क्या आता है, क्लेम, क्लेम करना। मैं इसका एक प्रकार से दावा करता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं, मुझे बदल कर दीजिए। जब क्लेम वर्ड आ जाता है किसी के साथ भी, तो यहाँ पर क्या चीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ साथ उस एजेंसी की भी बन जाती है जो आपको ये सामान प्रोवाइड कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप बाजार जाते हैं, बाजार से कोई भी सामान लेकर आते हैं और सामान खराब निकलता है, तो क्या आप क्लेम करते हैं जाके पंसारी से, दुकानदार से? शायद करते भी हो, और हो सकता है वो बदल भी दे। लेकिन अधिकांश क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर बात, हम कुछ नहीं कर सकते जी। जो छोटे मध्यम स्तर के व्यापारी होते हैं आपकी हेल्प नहीं करते। तो इस क्लेम सेक्टर से हमें वो अलग रखते हैं। अब इस क्लेम सेक्टर को आपने जोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने जोड़ा लाइबिलिटी के साथ, इन सबको जोड़कर एक कॉन्सेप्ट नया तैयार हुआ जिसको हम लोग आज कहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस का मतलब आप बेसिक तो जान चुके हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, कि बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। पर इंश्योरेंस की कैसे जाती, इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे होती, तो इसमें आपको चार चीजों को ध्यान रखना है। देयर फोर थिंग्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 99% लोग फैक्टर को नहीं देखते हैं।
मैंने भी गाड़ी को जो एग्जांपल दिया वो यहाँ पे शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिस व्यक्ति को आप इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं या जिससे आप इंश्योरेंस खरीदने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी दोनों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे खरीदने वाले का क्यों भाई? इसलिए इसलिए वो इसलिए क्योंकि अगर आप उसको, जो आप वांटेड है तो ये इसलिए क्योंकि जब आप इंश्योरेंस के बेचने वाले व्यक्ति को जानेंगे तो आपको इस बात का एश्योरेंस रहेगा। देखिए, एकदम इंश्योरेंस एकदम एश्योरेंस है कि ये व्यक्ति मेरे लिए उस स्थिति में खड़ा रहेगा जब मुझे आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, यदि आपने जिस व्यक्ति से इंश्योरेंस खरीदी है और आपको आवश्यकता पड़ी और गायब हो गया, इट मीन्स वो चोर है, एजेंट नहीं, चोर है वो। तो इंश्योरेंस खरीदने वाला और इंश्योरेंस बेचने वाला दोनों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर आता है एक बार इंटेंशन, जो कि साथ में ऐड करेंगे। अब जो इंश्योरेंस बेचने आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है? क्या वो आपको केवल अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए इंश्योरेंस बेच रहा है, या फिर वो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैकअप खड़ा कर रहा है? 90% इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो इंश्योरेंस इसलिए बेच रहे होते हैं कि उससे उनको कुछ कमीशन मिल जाएगा। उन्होंने चोरी का जो स्तर था इस लेवल पर बढ़ा दिया कि भाई मेरे को जो कमीशन मिलेगा मैं तुझे दे दूंगा। अगर किसी ने भी ये बात बोली तो सबसे बड़ा चोर है वो सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि उसने ना अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखा ना आपके को देखा, वो बेच कर चला गया वो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जब इंश्योरेंस को बेचने की सोची, क्योंकि आप यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ना ही इंश्योरेंस एडवाइजर बन रहे हैं। आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इंश्योरेंस सेक्टर के क्या बन रहे हैं, एक प्रकार से काउंसलर बन रहे हैं। आपको इसको एज ए करियर लेना है, जॉब की तरह नहीं लेना। एडवाइस भी किसी को नहीं देनी है, आप काउंसलिंग करेंगे। बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। अगर आप किसी को बेचने जा रहे हैं आप रिटेलर बन जाते हैं। आप एडवाइस देने जा रहे हैं तो आप क्या बनते हो? जस्ट टाइम पास। वो 50 लोगों से एडवाइस देगा, लेकिन देगा किससे? मान लीजिए कि मैं ही एक ग्राहक हूँ और 4 लोग मेरे को एडवाइस देने आ रहे हैं, मैं सबसे दूंगा एडवाइस, पर खरीदूंगा नवरत्न जिसे कि वो मेरे पुराने दोस्त है। मुझे एडवाइजर नहीं बनना, मुझे काउंसलर बनना है, मुझे काउंसलिंग करनी है उसकी। और काउंसलिंग कैसे होती है भी अगले स्टेप में हम समझेंगे वो। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना बहुत आवश्यक होता है। जब भी कभी कोई पॉलिसी डिजाइन की जाती है, कोई भी पॉलिसी, तो उसके लेवल होते हैं। जैसे हमने जब गाड़ी परचेज करनी होती है तो गाड़ी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होती है लोअर रेंज व्हीकल, एक होता है मिडिल लेवल व्हीकल, एक होता है अपर लेवल व्हीकल, एक होता है हायर रेंज व्हीकल। लोअर लेवल में आपका 3 से 5 लाख की गाड़ियां आती हैं, समझ लीजिएगा। मैं नैनो की बात नहीं करूंगा, 3 से 5 लाख में जो गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, ये लोअर रेंज की गाड़ियां होती हैं। इस गाड़ी की सेल सबसे ज्यादा होती है मार्केट में। फिर आता है मिडिल लेवल, इसमें 8 लाख से 10 लाख के बीच की गाड़ियां आती हैं, जिसकी सेल लगभग आधी होती है छोटी गाड़ियों से। फिर आती है आपकी हायर रेंज गाड़ियां, जिसकी कॉस्ट 10 से 20 लाख के बीच में होती है। ये मिडिल रेंज से आधी बिकती हैं। इसके बाद लग्जरी रेंज आती है, मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया। आजकल तो टाटा भी इसमें काफी आगे है। टाटा की जो गाड़ी है वो अब वेगनार हाईलाइट है। वेगनार है ना सर भाई। हाँ, बहुत अच्छी उसके लेवल पे आ रही है। तो ये कौन लेते हैं? ये महीने में अगर एक गाड़ी बिकती है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है।
सुपर लग्जरी में नहीं जाऊंगा मैं, जो कि धनवान लोग अपने लिए खरीदते, सुपर लग्जरी जैसे रोल्स रॉयस हो गया, जैगवार, ये सुपर लग्जरी गाड़ियों में आती हैं, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। मैं लोअर रेंज की बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी एक पॉलिसी होल्डर खुद के लिए पॉलिसी का चयन करता है तो उसको तीन बातों का ध्यान रखना है। ये मैं ऐसे पॉलिसी होल्डर जरूर बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको पॉलिसी काउंसलर लेके चलिएगा। मेरी मंथली सैलरी कितनी है, पहली चीज। मेरे घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और तीसरी चीज, मेरा हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी फैमिली का हेल्थ इश्यूज जो भी हो कैसे हैं। अब जब मैं इसी के सेकंड फैक्टर में फैमिली मेंबर्स पर आता हूं, तो उसमें ये मैं देखता हूं कितने उसमें यंग हैं, कितने उसमें मिडिल एज हैं, कितने उसमें ओल्ड एज के हैं। ये मुझे पता होना चाहिए। अब जब मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ फैमिली के साथ जोड़कर, मुझे ये देखना है कि जो मेरी मंथली इनकम मैं गेन कर रहा हूँ, चाहे वो 10,000 रुपये है चाहे 10 लाख रुपए, उसके मतलब नहीं, जो भी गेन कर रहा हूँ मैं, पर पर्सन मैं कितना एक्सपेंडिचर लेकर चल रहा हूँ, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब मैं अपनी इनकम के बारे में देख रहा हूँ, तो अपनी इनकम से अपनी फैमिली मेंबर्स अगर सभी डिपेंडेंट हैं तो मेरा शेयर कितना आता है पर डे या पर मंथ का, वो निकालना है मेरे को। अब होता क्या है, जब एक इंश्योरेंस एजेंट आता है किसी से मिलने के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए जब आता है, उसका होता मंतव्य कि इसको मोटी से मोटी पॉलिसी चिपका दूं बस, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसने ना केवल स्वयं के साथ, उस परिवार के साथ, बल्कि अपनी एजेंसी के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। हर साल करोड़ों रुपए लैप्स हो जाते हैं इंश्योरेंस के अंदर, करोड़ों रुपए, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एडवाइस। हमें ऐसा लगता है कि कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बेनिफिट नहीं होता, कंपनी को लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कंपनी को बुक्स पूरी करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्या कैसे हुआ। तो अगर पहले स्टेप में इसको देख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो कि एक मोटी इनकम महीने ही कमाता हो, इसको हम आराम से पॉलिसी चिपका सकें, पैसा कमा सकें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वैसे हमारा जो थर्ड सेक्शन है उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी तो ये समझना है हमको कि जब मैं इंश्योरेंस काउंसलर के माध्यम से किसी के पास जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके फैमिली को समझना बहुत आवश्यक है, उसके खर्चों को समझना बहुत आवश्यक है। क्या उसके साथ लाइबिलिटीज चल रही हैं, जो भी लाइबिलिटीज चल रही है उसको कैसे पूरा करता है वो। मतलब आप उसके वास्तव में फाइनेंशियल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इसका फाइनेंस कहाँ से कैसे आ रहा है। और मैक्सिमम लोग इसको शेयर करने से पहले घबराते हैं, भाई मैं क्यों बोलूं उसको, मैं क्यों अपनी भट्टे में टांग अड़ाने दूं उसको, नहीं। लेकिन आप क्योंकि उसकी लाइफ को इंश्योर करने जा रहे हैं भविष्य के लिए, उसको एक रिलैक्स, एक कंफर्ट जोन देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी भी ये चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को लेकर जाएं और वहां पर बेच दें। ये ध्यान रखना। अभी पहले फैक्टर पे चल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे चल रहा हूं, अभी 3 फैक्टर बाकी हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसने ये समझ लिया, उसने ये मान लीजिए कम से कम 60% गेम को अपने कंट्रोल में कर लिया। दूसरा क्या आता है, यहाँ पर इनकम भी आ गई, लाइबिलिटी भी, फैमिली स्ट्रक्चर आ चुका है। दूसरा क्या आता है, ये किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, लोअर रेंज, मिडल रेंज, अपर रेंज, हायर रेंज या लग्जरी रेंज। उस रेंज को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से निकल कर आता है। मतलब ये महीने के मैक्सिमम 100 रुपये निकाल पा सकता है, 200 निकाल सकता है, 500 निकाल सकता है, 1000 निकाल सकता है, एट दी मैक्स कितने निकाल सकता है।
ये अगर आपने निकाल लिया तो आप सेकंड रेंज को समझ सकते हैं, इसकी रेंज क्या है। अब तीसरे सेक्टर में क्या आता है, जो आपने लायबिलिटीज निकाली हैं, उसकी परिवार की डिपेंडेंसी निकाली है, यदि ये चीजें बाहर खींच ली जाए, मतलब इस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाए यहाँ से, तो उसकी फैमिली कितनी सक्षम है इसको पूरा करने में। मान लीजिए मैं आज इस फैमिली में नहीं हूं, कहीं बाहर चला गया, परमानेंटली बाहर चला गया, तो क्या फैमिली तैयार है। मृत्यु की बात कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। अगर तो कुछ कल तुम मर गए तो क्या होगा, आज तुम्हें को मारने की खबर क्यों सुना रहा है भाई। ये कभी भी नहीं, जो इंश्योरेंस एजेंट ये बोलता है कि भाई कल आप मर गए तो फैमिली का क्या होगा, वो बहुत बड़ा ठग है। इंश्योरेंस एजेंसीज कभी ये नहीं बोलती हैं एक्चुअल में कि मृत्यु के बाद क्या होगा। हाँ, पॉलिसी का नाम रखते हैं वो लोग कि डेथ पॉलिसी, या उसमें क्या होगा उस पर नहीं जाना हमको, लेकिन आपको कस्टमर को मारना नहीं है जीते जी। कस्टमर वास्तव में खुद ही परेशान है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपने कंफर्ट जोन में दिखा, और उसको मार दो आप ले जाकर। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स, कि हम आपको टैक्स बेनिफिट्स इसके थ्रू करवाएंगे, कभी नहीं कहना। वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही है ना। जो चीजें अपने आप ही होनी है कभी बोलिए मत, उसको वो चीजों पे फोकस करवाना है जो कि उसकी लाइफ को स्टेबल मोड दे सके। भाई मैं नहीं हूं, मैं दूर जा चुका हूं, और वहां से मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मेरी फैमिली सक्षम है खुद को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो पॉलिसीज अलग होंगी, ऐसा नहीं है तो पॉलिसीज अलग होंगी, ध्यान रखिएगा। दोनों का अपना अपना एक लेवल होता है। मुझे किसी पॉलिसी कोई नॉलेज नहीं है, पॉलिसीज बहुत बदल चुकी हैं और बदलती रहती हैं। कभी 14A थी, वो 15B हो चुकी है, कोई 17A हो चुकी है, अलग अलग नंबर दे देती है, उससे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसका बेस कॉमन होता है। हर एक पॉलिसी केवल 3 बेस को लेकर ही चलती है, जो बताऊंगा बाद में आपको मैं, मैक्स तो कुछ नहीं होता उसके अंदर। 3 बातें पता लग गई, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था, रेंज ऑफ द रेंज पर्सन है, रेंज रेंज, तीसरा क्या हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर की फैमिली यदि मैं हूं या ना हो तो क्या होगा। अब चौथा पॉइंट क्या होता है, सोचिए, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है पॉलिसी होल्डर के लिए या पॉलिसी बेचने वाले के लिए, टर्म, कितने सालों तक ये कैपेबल रह सकता है, जो उसकी एज पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास एज लंबी दिख रही है तो पॉलिसी वही दे जो उसको छोटे प्रीमियम में बड़ा फायदा दे दे। अगर उसकी एज, जैसे मान लो किसी आप 22 से 25 साल के व्यक्ति का इंश्योरेंस करते हैं, उसको लंबी रेंज की पॉलिसी दीजिए, वो खुश रहेगा उसमें, बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा बेनिफिट ले जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बहुत सारे एजेंट नहीं करते हैं। ये 15 साल की पॉलिसी ये मिल जाए आप तो मौज लोगे जी आप। गलत, टोटली रॉन्ग। तो हमें खुद को ही नहीं पता होता तो हम उसको क्या बताएंगे। तो पहले, जब आपकी देखिए किसी भी इंश्योरेंस जो एजेंट होता है, हमें उसकी तरह नहीं सोचना, हमें एक काउंसलर की तरह सोचना। अभी मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, उसको उसका सबसे पहले इन चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे पता होना चाहिए। जब भी आप इनके एक, आपके पास एक क्वेश्चनर बना हुआ होना चाहिए, जो इमिडिएटली नहीं बनता, समय लगता है बनाने में, कि मैं क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूँ। तो आई विल एडवाइज द क्वेश्चन, मैं दूंगा आपको क्वेश्चन फ्यूचर में, मैंने बनाया नहीं है अभी, ये तो रैंडमली मैंने कोर्स को डिजाइन किया कि कोर्स आपको देना है। बहुत समय से मैं अपने भाई के साथ लगा और कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, चलो उसको हम एक बार स्टार्टअप दिया जाए। तो क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर के नंबर देंगे, रखेंगे आप 1 to 5। अकॉर्डिंगली जब आप घर पर आएंगे अपने घर पे बैठिए, उस पर स्टडी कीजिए। आपको कोशिश ये करनी है कि भले 1 महीने में आप काम करें, 1 महीने में एक पॉलिसी निकालें, छोटी चाहे बड़ी, बट कंफर्ट जोन में रखते हुए निकालें।
ऐसा करने से ना केवल आप उस कस्टमर को, अभी तो खुद को और एजेंसी को एक बहुत हेल्दी बेस दे रहे हैं। तो हमने जब उस क्वेश्चन आयर को स्टडी कर लिया, करने के बाद अब हम लोग अपने पास जो जो हमारे पास फैसिलिटीज उपलब्ध हैं पॉलिसीज की, उसकी स्टडी खुद करनी कि भाई इस रेंज में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, जब हमने उसका डिटेल ले लिया, हम उसका बैंकिंग स्टेटस पूछेंगे। ये अगला पॉइंट आता है। अब यहाँ बैंकिंग स्टेटस से क्या मतलब होता है कि उसके बैंकिंग में, जैसे कहते हैं ना, बैंकिंग क्रेडिट रेशियो कैसा है, सीआर कैसा है उसका। बैंकिंग नंबर एक वर्ड आता है उसका, ग्रीन है, येलो है कि रेड है, मतलब बैंकिंग है कैसी उसकी। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है पॉलिसी बेचते समय। जब आपने किसी व्यक्ति के बारे में ये जान लिया कि भाई उसका बैंकिंग तो बड़ा अच्छा है, पैसे कम है बट बैंकिंग बड़ी अच्छी है, तो आप उसको बैकअप सपोर्ट बैंकिंग के थ्रू देंगे पॉलिसी जमा करने का। कैसे? आपने ये देखा कि भाई इस व्यक्ति की सैलरी इतनी है, सेविंग इतनी है, अब इसको इस सेविंग का उपयोग करना है अपने आप को इंश्योर करने के लिए। अब करें क्या? अगर हम उसको एक ऐसी पॉलिसी दे रहे जो सेविंग से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, सेविंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो कैसे दें इसको? तो हमें ये उसके लिए बता देना कि फर्स्ट टाइम ये आपको पेन होगा, उसके बाद सेकंड टाइम हल्का आधा पेन हो जाएगा, थर्ड टाइम और आधा, फोर्थ टाइम से पेन खत्म। 3 साल ही केवल आपको पॉलिसी मेंटेन करना है, फोर्थ ईयर से आपकी पॉलिसी ये मान लीजिए लगभग फ्री हो जाएगी। वो कैसे भैया? वो कैसे? मैं समझाऊंगा आपको निश्चिंत से। इससे क्या हुआ, उसके माइंड में क्या आ गया कि कुछ ऐसी चीज बताने वाला है जिससे मेरे को पॉलिसी फ्री में मिलने वाली है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपको पॉलिसीज को रीड करते हुए उसके बैंकिंग के बारे में पता करना है। मतलब आप ये मान लीजिए उसके घर का जो कैश फ्लो है पूरा आपके यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। कैश फ्लो आप सभी जानते हैं क्या होता है। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा कहाँ कहाँ पे उसका घर से जा रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्स कौन सा है और ड्रेनेज कहाँ पर जा रहा है। तो इन दो चीजों को अगर फोकस करके चलते हैं, कैश फ्लो को और उसके बैंकिंग को, तो हमें अपनी पॉलिसीज को निकालना आसान हो जाता है। और अंत में मैं ये बताना चाहूंगा, पॉलिसीज के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी। इसके बाद मैं सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करूंगा। तो सबसे बड़ी बात होती है, जो भी प्रीमियम भर रहा है मंथली, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा है अपनी पॉकेट से, ही इज द फर्स्ट पार्टी। हमेशा ध्यान रखें, जो प्रीमियम भर रहा है, जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है अपनी अर्निंग से, वो होता है फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी कौन होगा? जो नॉमिनी होता है, जो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट लेगा, वो होता है सेकंड पार्टी। अब जो नॉमिनी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो नॉमिनी पे डिपेंडेंट होते हैं, वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं। क्योंकि जब क्लेम लेने जाएंगे आप लोग, जब क्लेम के लिए आप लोग जाते हैं, तो जो व्यक्ति, मानो वो व्यक्ति किसी कारणवश समाप्त हो गया, उसका देहांत हो चुका है, तो सीधा क्लेम मिलता है नॉमिनी को। अगर नॉमिनी भी समाप्त हो चुका है तो नॉमिनी का जो अगला पार्ट होता है, उसके बच्चे या जो भी, उनको वो चीज दी जाती क्लेम। अब वो भी खत्म हो गए, तब कोई भी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति फोर्थ पार्टी में काउंट होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा जो डूब गया वो इंश्योरेंस एजेंसी खा जाएगी। नहीं खा सकते। आईआरडीए के इतने सख्त रूल बन चुके हैं, नहीं खा सकते वो लोग। वो पैसा डंप हो जाता है जब तक उसकी प्रॉपर स्कूटनी ना हो जाए। फिर करते क्या है, वो आपके मोबाइल नंबर से या उसे खंगालते हैं
भैया कोई तो मिले क्लेम के लिए, कोई तो आए। एंड दे मस्ट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 years। उसके बाद वो पैसा फिर उनका उनके चेस्ट में चला जाता है। और उनको नहीं मिलता, IRDA को उनको डिपॉजिट करना पड़ता है उसका एक अमाउंट, बाकी उनको प्रॉफिट हो जाता है। ये हमें लग रहा है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी क्लियर हो गया आपको। अब आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इनिशियली इंश्योरेंस केवल एक टाइप की होती थी, इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते थे। फिर इसको हम लोगों ने लाइफ एंड गुड्स इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया। फिर हमने लाइफ, गुड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया। ये तीनों आते हैं आपके लाइफ के अंदर, ध्यान रखिएगा, तीनों लाइफ के अंदर आते हैं। तो एक होती है लाइव, एक होती है नॉन लाइव इंश्योरेंस। लाइव इंश्योरेंस जिसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी, आप स्वयं आएंगे, आपके गुड्स आ सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये लाइव के अंदर आता है। नॉन लाइव में कौन सी चीजें आती हैं, व्हीकल, बिल्डिंग, आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया हुआ है, वो नॉन लाइव में आ सकते हैं। बट 90% में नॉन लाइव में क्या बोलते हैं, आपके व्हीकल को ही लेकर चलते हैं। एक इंश्योरेंस इसी का ही हिस्सा होता है, नॉन लाइफ का इंश्योरेंस का कहा जाता है, दैट इज ओवरसीज इंश्योरेंस। ओवरसीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, रेलवे में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और कुछ हो जाता है, तो वहां पे भी इंश्योरेंस होती है। आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको कुछ हो जाता है, वहां पे भी इंश्योरेंस होती है। तो ये अलग अलग रेंज होती है, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पहले सेशन में आपने थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित की होगी। कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो फोर्थ क्या कह रहे हैं? फोर्थ पार्टी वाला वापस बताना तो मैं। देखिए, फोर्थ पार्टी। फर्स्ट पार्टी मैं स्वयं जो प्रीमियम दे रहा हूँ, सेकंड पार्टी नॉमिनी, थर्ड पार्टी डिपेंडेंट ऑन नॉमिनी, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जो भी डिपेंडेंट है, एंड फोर्थ पार्टी एनी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। कोई ब्लड रिलेशन मतलब जो, से मान लो कि बहन हो गई जो शादी हो चुकी है, या ब्रदर बड़े हैं, या कोई चाचा ताऊ हैं, ये ब्लड रिलेशन में कब काउंट होते हैं। यस। मैं आप सभी लोगों को ये बात बहुत ओपनली बताना चाहूंगा, मैंने ये ट्रेनिंग कहीं से ली नहीं है, ये अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो ट्रेनिंग मैंने ली थी कब की ऑब्सोलेट हो चुकी है, वो तो कब की ऑब्सोलेट हो गई है। जी सर। तो कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहे, आपका स्वागत है, क्वेश्चन पूछें। सर लाइफ इंश्योरेंस में सर जो टू टाइप का होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ, सर दोबारा। लाइफ तो एक ही होता है, उसके वेरिएट्स होते हैं अलग अलग। इंश्योरेंस दो टाइप की होती है, लाइव एंड नॉन लाइव। लाइफ के अंदर क्या होता है, एक तो आपकी लाइफ कवर होती है, आपकी हेल्थ कवर होती है, और कुछ स्पेशल गुड्स कवर होते हैं। जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, ये गुड्स में आती है। जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट संपत्ति, वो आपके लाइफ के अंदर आ जाते हैं। नॉन लाइफ में चीजें अलग हो जाती हैं। अच्छा। ये कुछ एजेंसीज का भी अपना अपना मतलब पॉलिसी लेवल होता है, कुछ इसको नॉन लाइव में लेते हैं, कुछ तो लाइव में लेते हैं। बट जिस चीज से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, वो लाइव के अंदर आते हैं। मैंने मेडिक्लेम की भी बात नहीं किया, मेडिक्लेम इज नॉट अ काइंड ऑफ दिस सच काइंड ऑफ पॉलिसीज। मैं अभी नॉर्मल जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिक्लेम की हम अलग से ही बात करेंगे, वो चीज ही अलग होती है। जी सर। मैं केवल पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ अभी। सर नॉन अब लाइफ को ओवरसीज इंश्योरेंस बोलते हैं क्या सर? हाँ जी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ओवरसीज इंश्योरेंस बोलते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ओवरसीज एक पार्ट होता है नॉन लाइफ का। जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं एरोप्लेन में, और एरोप्लेन क्रैश हो गया आपका, आप तो जी खत्म। जी। तो
आपके जो नॉर्मल पॉलिसीज होती है वहां से तो क्लेम मिलेगा ही आपके नॉमिनी को, बट प्लेन की एजेंसी भी आपको पॉलिसी का क्लेम देगी जो उन्होंने पॉलिसी आपकी की ओवरसीज पॉलिसी। अब मान लीजिए आपने अपने किसी गुड्स को दिल्ली से हैदराबाद भेजना है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आप चाहते हैं ये हमारा पहुंच जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है रास्ते में। यहाँ पर भी ओवरसीज इंश्योरेंस होती है आपके गुड्स की। जब वहां पर चीज डिलीवर हो जाती है, वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, पॉलिसी वहीं पे खत्म। आपने रेलवे में ट्रेवल किया, टिकट दे दी, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट आपसे ले लिया जाता है कि यदि आप मरमरा गए रास्ते में या आपको कुछ चोट चाट लग जाएगी तो आपको क्लेम दे दिया जाएगा। बेसिकली पॉलिसी के पीछे का मेन जो उद्देश्य होता है, हमें कंफर्ट जोन में लाना होता है। हमने गलत उस पे भाव में ले रखा है इसको, लेकिन ये है नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये। पहले क्या हुआ करता था, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुआ करती थी, धन संपत्ति से भरे हुए होते थे, तो आवश्यकता नहीं पड़ती थी इनकी। बट आज की डेट में क्या हो गया है कि हमें इस बात में पता ही लग पाता कि हो क्या रहा है ये। तो हम बस नॉर्मली ना अपने आप को रोटेट करते रहते हैं। यस, एनीवन एल्स? नवरत्न जी कैसा लगा सुनकर, समझ आया कुछ? समझ आया। अच्छा लगा सर। हम्म। एक बेस मिल गया इसके सारे। कैसे हम हम्म। शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम्म। और ये इसमें स्कोप भी आपने बड़ा बता दिया। एक एजेंट का भी नहीं, इसमें स्पॉन्सर से भी ऊपर काउंसलिंग का बता काउंसलर, दिया आपने। काउंसलिंग करनी है हमको उसकी। काउंसलिंग का। अब मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, पहला टॉपिक मैंने ये क्यों लिया, और वास्तव में इसे ये हम लोग सेशन जो ले रहे हैं ये भी काउंसलिंग है बेसिकली। यस सर। इस हम लोग ना अभी तक बहुत सारे लोग डाउटफुल है, कर क्या रहे भाई यहाँ पर, बहुत डाउटफुल है, हमारे दिमाग बहुत डाउट्स है। यस सर। मतलब हम लोग को यदि कोई चीज मिलती है जिसमें व्यक्ति पेन ले रहा है, आपको अलग अलग चीजें बता रहा है, उसको हम टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर क्यों हो रहा है। और वहीं पर जब कभी आपसे पेमेंट मांगी जाती है कि इसकी पेमेंट आप दे दीजिए, ये बताएंगे वो बताना, कुछ नहीं होता। जहां पर पेमेंट ऐड हो जाती है ना, वहां पर क्या होता है, धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। बेसिकली आज की डेट में ना हमें एक ऐसे जोन की आवश्यकता है जो हमको समझे, हमारे भविष्य को समझे। बहुत कुछ है हमारे पास दुनिया को देने के लिए, पर हम देना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हमको देने का तरीका नहीं पता। हम नहीं जानते कि वास्तव में हमें करना क्या है। हम करियर को भूल चुके हैं, हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल चुके हैं। और अगर आपके पास धन आ भी जाता है, पहली बात, धन कमाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हमने घुमाया जादू की छड़ी धन आपको मिलना शुरू हो गया, नॉट पॉसिबल। आप जॉब करते हैं, आपको महीने में 8 गुना 26 घंटे काम करना होगा, तब जाके आपको कुछ पैसा मिलता है। लेकिन उस धन को आप जॉब से यदि कोरिलेट करते हैं तो जॉब नहीं करी, आपने अपने समय का यूटिलाइजेशन किया। एक जो लेबर होते हैं, जो कहीं पे लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, वो पर डे का 1500 रुपये कमाते हैं, 1000 लगा लीजिए, तो एक महीने यदि लगातार वो काम करते तो 30,000 रुपये कमा लेते हैं। लेकिन उनका भी टाइम फिक्स है, 9 से शाम को 5 बजे का। आप एक्स्ट्रा काम करवा लो, उनको पैसे देना पड़ेगा आपको। तो आप अपने समय का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बदले भुगतान होता है आपके लिए। तो ये जो मैंने आपके सामने ऑप्शन आज करियर के रूप में रखा है, ये वो ऑप्शन है जिसको आप कंफर्ट जोन में जाने के बाद उपयोग करेंगे। और आपको बड़ी नहीं, छोटे छोटे लोगों से ज्यादा संपर्क रखना है, क्योंकि छोटी गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं बड़ी के मुकाबले। जी सर। कोई और चीज किसी को पूछनी हो तो पूछ सकता है।
आप नोट्स जरूर बनाइएगा इसके, क्योंकि मैंने अभी इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई हुई हैं, मैं बिना स्लाइड्स के आपको दे रहा हूँ क्योंकि रैंडमली मैंने शुरू किया है, इसलिए एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर जी सर मधु जी तो क्या पूछे। हम लोग फ्यूचर में किसी को भी मैंने बता सकते हैं इस बारे में आराम से, किस जिस बारे में? मैंने कंसल्टेंट के इंश्योरेंस के बारे में, कंसल्टेंट ऐसे जी जैसे बिल्कुल उस। बिल्कुल, और एक चीज बोल देता हूँ मैं आपको, इसके लिए कोई इंश्योरेंस एजेंसी लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इंश्योरेंस का अपना डीओ नंबर होगा तभी मैं काम कर सकता हूँ। ये करियर की बात कर रहा हूँ मैं करियर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको हेलो। एक एजेंट बनने की बात सिखा रहा हूँ। जी जी सर। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने सिखा दिया, आपने कहा मजा आ गया जी, मैं तो अपना कल ही कोड लेके पॉलिसी बेचना शुरू कर देता हूँ। नहीं, वो काम नहीं करना आपको ऐसे। एक ऑप्शन है आपके सामने, वो जी जी। आप इसके माध्यम से किसी के जीवन को प्रकाशवान कर रहे हैं, उसको गाइडेंस सही दे रहे हैं। अब आप ये सोचो कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊं। अगर पैसा कमाने की आपके अंदर इच्छा है तो आप किसी अच्छे इंश्योरेंस एजेंट से टाई अप कर लीजिए। हम्म। बहुत ओपनली कह रहा हूँ, टाई अप कर लीजिए। जी। क्योंकि अगर आपने एजेंसी ले लिया, एक आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी मंथली, मुझे काम करना ही है, मुझे पॉलिसी बेचनी ही है। मैंने करियर की बात की, जॉब की बात नहीं की है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जी सर। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे पास खुद ही कोड नहीं ना, मुझे चाहिए कोड से, इंटरेस्ट ही नहीं मेरा। अब आपके थ्रू, जब मान लो ये सेशन आपके थ्रू और लोगों तक पहुंचता, और लोग भी सीखने आएंगे, तो ट्रेनिंग भी तो पार्ट होता है ना। जी। और आज की डेट में बड़ी बड़ी एजेंसीज के पास ट्रेनर्स नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी की बात कर, नहीं है ट्रेनर। सब झूठ बोलना सिखाते हैं, क्योंकि मैं मिला हुआ हूँ, बड़ी बड़ी एजेंसीज के लोगों से मिला हुआ हूँ, वो खुद बोलते हैं झूठ बोले मेरा काम नहीं होता, हमारा बोलो झूठ। यहाँ पर विदेशी कंपनी आई थी अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को लेकर, उसमें घुस गए हमारे भारतीय एजेंट, घुस गए, बर्बाद कर दिया उनको भी लेकर। इनिशियल लेवल पर ये आईसीआईसीआई बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, प्रोफेशनल काम कर रहे थे वो, सब बर्बाद हो गए, सब में लुटेरे घुस गए। तो हमें इसको एज ए काउंसलिंग लेकर चलना है। जो आपको सिखा रहा हूँ, फ्यूचर में आप लोगों को सिखा सकते हैं ये सेम चीज। आई होप आपका माइंड तो क्लियर हो गया ना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। करियर को लेकर चलिए, जॉब या मनी ओरिएंटेशन को लेकर मत चलिए। हम करियर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां से हम रिस्पॉन्सिबल बन सकें। किसी क्वेश्चन? कितना बहुत अच्छा बहुत पढ़ाया आपने। और इसको अगर आप चाहें तो इसके रिकॉर्डिंग टू वन मैं इसको ना ओपन रखूंगा, ये मैं जी सर, मैं वही पूछने वाली थी सर, क्या इसका ओपन, टेलीग्राम पे हम लोगों को। हाँ। नहीं मैं ओपन इसका लिंक शेयर करूंगा, मैं यूट्यूब पे ओपन डालूंगा इसको, क्योंकि ये मैं इसको मैं सेल परचेज के लिए काम नहीं कर रहा इसके अंदर। जी सर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे दूसरे सेशन है वो हाँ, मेरे गुप्त सेशन है, जो आप लोग तक ही सीमित है। बट ये मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ ताकि पब्लिक समझे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो, मगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सिंगल भी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, बट मे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे पास। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एज मैक्सिमम एज पॉसिबल अपने ग्रुप में फ्लोट कर दीजिएगा, ताकि जी कोई तो अटैच होगा इसके साथ, कोई तो आएगा। जी सर। आप yes, जानते sir. हैं भारत में तो क्या विश्व में हर क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं मिल रही है। जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है ना, बिकॉज वी आर अनप्रोफेशनल, वी वांट टू वर्क ओनली ऑन मनी। और हर चीज फ्री में चाहते हैं, हर चीज फ्री में चाहते हैं, लेकिन मनी कमाना भी चाहते हैं। सरकारों ने राशन फ्री बांटा हुआ है, बिजली फ्री बांटी हुई, पानी फ्री बांट दिया है, मृत्यु फ्री मिल रही है। वी मस्ट हैव टू पे। टाइम दीजिए अपना,
अपने एफर्ट दीजिए लोगों के लिए, क्योंकि जितनी आपकी सेवाएं बढ़ती चली जाएंगी उतना आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। तो आई थिंक समय पूरा 1 घंटा हो चुका है, वाइंड अप करना चाहिए, आपको ऑफिस भी जाना होगा नवरत्न जी। यस सर। तो 1 सेकेंड।